हेलो नमस्कार भाइयों और बहनों। एग्जाम बंधु एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। उम्मीद है कि बेहतर महसूस कर रहे होंगे। अपना एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम है डेट का पता चल चुका है। तो करना क्या है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक है अपने को रिवीजन और एमसीक्यू को देखते रहना है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले भाई सेंटर के लिए निकल जाना है। और अधिकतर को तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है और संभाग भी मिला है, तो उसके लिए अपने को एग्ज़ाम से एक दिन पहले निकल जाना है। तो अपना हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। तो करना क्या वही है कि रिवीजन करते करते जब थक जाओ तो एक आध डेढ़ घंटे का वीडियो होता है, उसे देख लिया करो। तो अपना आज हिंदी का ये क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें 200 क्वेश्चन है और 400 पहले अपन करवा चुके हैं। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। एक पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तद्भव है। कौन सा एक शब्द है तद्भव है? तो ऑप्शन ए बिंदु बिंदु, ऑप्शन बी है त्योहार, ऑप्शन सी है आदर और ऑप्शन डी है दुर्बल। कौन सा एक है तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है? तो इसमें होगा त्योहार। त्योहार क्या है? तद्भव है। तो त्योहार का तत्सम रूप होगा तिथिवार। क्या होगा? तिथिवार। ये क्या होगा इसका तत्सम रूप? अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है पित, पूर्ण, पास, पुण्य और ऑप्शन बी में है अर्ध, आज, पन्हा और पहाद। ऑप्शन सी में है अवसर, अ- अवसर, आलस, ईक और ईट और ऑप्शन डी में है जन्मबिका, तेवर, दस और दाम। तो कौन से एक विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसमें होगा ऑप्शन है ए है पित, पूर्ण, पास और पुण्य। इनमें क्या है सभी शब्द तत्सम है। पित्त का तद्भव रूप होगा पीला। पूर्ण का तद्भव रूप होगा पूरा। पास का पूर्ण रूप होगा फांस या फंदा। और पुण्य का तद्भव रूप होगा पुण्य। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है, शब्द की प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तीन में सही दे रखा है और एक में गलत है। तो कौन सा विकल्प है असुमेलित है? ऑप्शन ए है जोहरी और मुहैया देश शब्द, ऑप्शन बी है महलवाक और ज्यादातर संकर शब्द, ऑप्शन सी है गवैया और चौकर तद्भव शब्द और ऑप्शन डी है आद्रक और पिक्सा तत्सम शब्द। तो कौन सा एक शब्द है वो असुमेलित विकल्प है? तो इसमें जोहरी और मुहैया वो देश शब्द नहीं है। क्या है? जोहरी और मुहैया देश शब्द नहीं है। ये किस भाषा के शब्द है? ये अरबी भाषा के शब्द है। किसके? अरबी भाषा के शब्द है। अरबी भाषा के शब्द है। क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। इस हिसाब से अपना क्वेश्चन क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा ए। जोहरी और मोइया देश से शब्द ना होकर के अरबी भाषा के शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है वश और उलूक, ऑप्शन बी है खंबा और मूसल, ऑप्शन सी है नाजी और सेमिनार और ऑप्शन डी है आसमान और श्यामलक। तो इसमें किस में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो तत्सम शब्द किस में प्रयुक्त हुए हैं? वश और उलूक में। किस में? वश और उलूक में। वश और उलूक शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है। तो इनका तद्भव रूप होगा, वश का होगा बच्चा, वश का होगा बच्चा और उलूक का होगा उल्लू। ये क्या है? इनके तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ तत्सम दे रखे और दूसरी तरफ उसके तद्भव दे रखे, तो उस हिसाब से कौन सा युग्म है? असंगत है। दृष्टि का दाढ़ी है तद्भव रूप, गोधूम का गाहक है, ऑप्शन सी है बधिर का बेरा है, ऑप्शन डी है पाषाण का पान है। तो दृष्ट इसका क्या होगा? गोधूम का गाहक ना होकर के गेहूं होगा। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। गोधूम का तद्भव रूप होगा गेहूं। क्या होगा? गेहूं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द नहीं पूछ रहे, तीन संकर शब्द है और एक में किसमें संकर शब्द नहीं है? ऑप्शन एक है टिकटघर, ऑप्शन बी है रेलगाड़ी, ऑप्शन सी है किताबघर और ऑप्शन डी है चिड़ियाघर। तो किसमें एक में संकर शब्द नहीं है? तो क्या है? चिड़ियाघर में। किसमें? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर क्या है? संकर शब्द किसे कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। और चिड़ियाघर है वो क्या है? एक यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपना, सोनामी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए है तुर्की का, ऑप्शन बी है जापानी का, ऑप्शन सी है अरबी का और ऑप्शन डी है फ्रेंच का। तो सोनामी शब्द अपने जीके में भी पढ़ रखा होगा कि सोनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर क्या रहेगा? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द है तद्भव पूछ रहा है। तो तीन तत्सम है, एक तद्भव है। कौन सा है? तो तद्भव होगा ऑप्शन ए है दंत है, ऑप्शन बी है मृत्यु है, ऑप्शन सी है मत्स्य और ऑप्शन डी कंधा। तो इसमें एक है वो तद्भव है, तो वो होगा कंधा। कंधा क्या है? तद्भव है। तो कंधे का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंद। कंधे का क्या होगा? स्कंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना डी। क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ अपना। तो इसमें होगा क्या? चिड़ियाघर है वो संकर शब्द नहीं है, यौगिक शब्द है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ये भी कंधा हो गया। पहले कंधा का तत्सम रूप स्कंद है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है, तीन तद्भव है, एक तत्सम है। कौन सा शब्द इसका तत्सम है? ऑप्शन ए है सूरज, ऑप्शन बी सावन है, ऑप्शन सी है रुक्ष, ऑप्शन डी बीसु। तो कौन सा एक है तत्सम पूछ रहा? तो इसका होगा रुक्ष। कौन सा होगा? रुक्ष। रुक्ष होगा। इसका क्या होगा? रुक्ष है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपना कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा शब्द है तत्सम रूप है? तो ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी है अंधियारा, ऑप्शन सी है अंधेरा और ऑप्शन डी है रात। तो इसमें होगा क्या? अंधकार है वो तत्सम रूप है। अंधकार है वो तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? अंधेरा। क्या होगा? अंधेरा। अंधेरा होगा इसका तद्भव रूप। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से निम्न में से देसल शब्द है। देसल शब्द है। ऑप्शन ए है खसाखस, ऑप्शन बी है गमला, ऑप्शन सी है बहादुर और ऑप्शन डी है सवजन। तो इसमें देसल शब्द है वो खचाखस है। क्या है? देसल शब्द खचाखस है। और गमला आपने पहले भी पढ़ा था, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में किशन, ऑप्शन बी में काजल, ऑप्शन सी में चितेरा और ऑप्शन डी में कारीगर। तो विदेशी शब्द कौन सा है? तो वो है कारीगर है। कौन सा है? कारीगर है। अगला क्वेश्चन है, जमाई शब्द का तत्सम शब्द है। तत्सम रूप पूछ रहा है जमाई शब्द का। तो इसका होगा जामाता। क्या होगा? जामाता। जामाता क्या होगा? तत्सम रूप। और जवाई है वो उसका ये तद्भव रूप है। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो एक तरफ तद्भव दे रखे, दूसरी तरफ तत्सम है। तो इनमें कौन सा एक है वो विकल्प अशुद्ध है? दुपट है वो, दुपट का तत्सम रूप द्विपट है। ऑप्शन बी है धुएं का है धूम तत्सम, और सी है दोपहरी का है दुप्रहरी, और
डी है तपस का है तपस्वी, तो इसमें पूछ रहा है अशुद्ध विकल्प पूछ रहा है, तो इस हिसाब से होगा दोपहरी वाला। दोपहरी का तत्सम रूप क्या होता है? दोपहरी का होता है द्विप्रहरी। द्विप्रहरी। द्विप्रहरी क्या होता है? तत्सम रूप होता है इसका, ना कि दुप्रहरी। तो क्या होता है इसका? द्विप्रहरी होता है, वो तत्सम रूप होता है। सेठ शब्द का तत्सम शब्द है, सेठ शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है श्रेष्ठी, ऑप्शन बी है साहूकार, और ऑप्शन सी है सेंस, और ऑप्शन डी है सर्व है। तो इसका है सेठ शब्द का तत्सम पूछा है तो उसका होगा श्रेष्ठी। सेठ का क्या है? श्रेष्ठी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तीन शुद्ध है, एक है अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए में साकी का साक्षी, साकी का तत्सम रूप है साक्षी। सुहाग का है सौभाग्य, ऑप्शन सी है हल्दी का है हलिद्रा, और ऑप्शन डी है सांवला का है श्यामल। तो एक विकल्प है अशुद्ध कौन सा वो पूछ रहा है, तो इसमें होगा हल्दी का हलिद्रा ना होकर क्या होगा? हरिद्रा। क्या होगा? हरिद्रा। अगला क्वेश्चन है ठठेरा शब्द है। ठठेरा शब्द है। ऑप्शन ए है तत्समय, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी, और ऑप्शन डी देशज। तो ठठेरा शब्द है वो क्या है? देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। अगला है अपने निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? एक शब्द है वो विदेशी है। ऑप्शन ए है परवल है, ऑप्शन बी बाजरा है, ऑप्शन सी है फटाका, ऑप्शन डी है पपीता। तो विदेशी शब्द है वो कौन सा है? पपीता है। कौन सा है? पपीता। अगले क्वेश्चन है देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद है। इसमें पूछ रहा है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है, और ऑप्शन डी उगत कोई नहीं। तो देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। वहां बहुत भीड़ थी, रेखांकित पद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है उक्त कोई नहीं। वहां बहुत भीड़ थी, तो रेखांकित पद में भीड़ क्या है? भीड़ है वो जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है धुलाई, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है धुलाई, ऑप्शन बी है धुनाई, ऑप्शन सी है पिटाई, ऑप्शन डी है सफाई। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है, तो इसमें है सफाई है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए है वीरता, ऑप्शन बी है शीघ्रता, ऑप्शन सी है विविधता, ऑप्शन डी है एकता। तो इसमें कौन सी है? शीघ्रता है वो क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है किस शब्द में? ऑप्शन ए है मजदूरी, ऑप्शन बी है खुशहाली, ऑप्शन सी है दलाली, और ऑप्शन डी है चोरी। तो किस एक में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये है इसका होगा आंसर खुशहाली। खुशहाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना
इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए है लघुता, ऑप्शन बी है नम्रता, ऑप्शन सी है भातृत्व, ऑप्शन डी है मैत्व। इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो इसका होगा भातृत्व। भातृत्व क्या होगा? भातृत्व। इनमें से इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है व्यवहारिक, ऑप्शन बी है नैतिक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, ऑप्शन डी है प्राथमिक। तो क्या है? पूछ रहा क्या? भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो इसमें होगा प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए अपनापन, ऑप्शन बी है परायापन, ऑप्शन सी है नैतिकता और ऑप्शन डी है समता। तो सर्वनाम से बनी वो भाववाचक संज्ञा है, वो क्या है? अपनापन है। क्या है? अपनापन। अगला है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए मातृत्व, ऑप्शन बी है शिशुता, ऑप्शन सी है सुटपन और ऑप्शन डी है बचपन। तो पूछ क्या रहा? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें होगा सुटपन। क्या होगा? सुटपन। सुटपन है वो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो विशेषण से बना संज्ञा शब्द पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है ममता, ऑप्शन बी है सुंदरता, ऑप्शन सी है बालपन और ऑप्शन डी है लड़कपन। तो इसमें होगा सुंदरता है वो विशेषण से बना संज्ञा शब्द है। विशेषण से बना संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए औचित्य, ऑप्शन बी है अहंकार, ऑप्शन सी है ईर्ष्या और ऑप्शन डी है कायरता। तो इसमें क्या है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा वो क्या है? अहंकार है। क्या है? अहंकार है। अगला है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है पूछ रहा। ऑप्शन ए है हम स्कूल जा रहे हैं, ऑप्शन बी है उसमें धैर्य की कमी है, ऑप्शन सी है आप यहाँ बैठिए, ऑप्शन डी है सामान कौन लाएगा। तो इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन डी सामान है कौन लाएगा। इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आप भला तो जग भला, ऑप्शन सी है ये कार्य मैं आप ही कर लूंगा, ऑप्शन सी है ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो और कौन देगा, और ऑप्शन डी है अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग पूछा तो ये है ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। इसमें होगा क्या है? ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है अपनापन, ऑप्शन बी है छुटपन, ऑप्शन सी है लड़कपन और ऑप्शन डी है लिखावट। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है पूछ रहा है। तो इसमें होगा अपना अपनापन। क्या होगा? अपनापन है वो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है वे अपने आप चले गए, ऑप्शन बी है वे अपने आप को बहुत होशियार समझता है, ऑप्शन सी है मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूँ, और ऑप्शन डी है किसान अपने आप में मस्त रहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं पूछ रहा है, तो वो एक वाक्य में हुआ है मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। ये क्या है? इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन सी सही रहेगा। इसमें है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है वाक्य है। ऑप्शन ए है कल कोई आया था, ऑप्शन बी है ये घर बहुत सुंदर है, ऑप्शन सी है वह लोग कहाँ जा रहे हैं, ऑप्शन डी है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है होगा वह अवश्य कार्य से अजमेर गया। वह अवश्य कार्य से अजमेर गया है, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है।
अगला है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए है इस विषय में आप आपकी क्या राय है। ऑप्शन बी है हम अपने आप को भूल गए। ऑप्शन सी है ये बात आप ही कह दीजिएगा। ऑप्शन डी है आपको ये उचित लगता है तो ठीक है। मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं पूछ रहा है तो एक वाक्य में किस में नहीं हुआ है, तो इसमें है ऑप्शन है बी हम अपने आप को भूल गए। इसमें क्या है, मध्यम पुरुष का प्रयोग है नहीं हुआ है। अब ना क्वेश्चन है ये पुस्तक किसने मंगाई रेखांकित पद है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक है सर्वनाम। तो पूछ क्या रहा है, रेखांकित पद में ये है रेखांकित पद, किसने है वो रेखांकित है पद है, क्या है किसने, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है पुरुष, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ सर्वनाम होगा, कौन सा होगा, निजवाचक। कौन सा होगा, निजवाचक। अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है जो, और ऑप्शन डी है वह। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा वो क्या होगा, जो होगा, क्या होगा, जो है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं दूध पीकर सोता हूँ, मैं कौन सी क्रिया भेद है। मैं दूध पीकर सोता हूँ, इसमें कौन सा क्रिया भेद है। ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, और ऑप्शन डी है नाम धातु क्रिया। मैं दूध पीकर सोता हूँ इसमें होगा कौन सा क्रिया भेद है, तो पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में क्या है, पूरे में अकर्मक क्रिया है। कौन सा शब्द जोड़ने से ये सकर्मक क्रिया बन सकती है। कौन सा शब्द जोड़ने से ये सकर्मक क्रिया बन सकती है। तो ऑप्शन ए है ओढ़नी, ऑप्शन बी है समाचार पत्र, ऑप्शन सी है मेज, ऑप्शन डी है चुपचाप। तो रजनी रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है, उस हिसाब से क्या का उत्तर मिल जाएगा, तब ये सकर्मक क्रिया में बन जाएगा। तो उस हिसाब से होगा क्या होगा, समाचार पत्र। क्या होगा, समाचार पत्र। रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है, और जहाँ क्या का उत्तर मिल जाता है यदि, तो वहां होती है सकर्मक क्रिया। क्या होती है, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए है समय पर सोना अच्छी बात है, ऑप्शन बी है हंसने वालों को मना करो, ऑप्शन सी है वह नहा कर पूजा करेगा, ऑप्शन डी है बहुत बहता पानी साफ होता है। बहता पानी साफ होता है। तो पूर्वकालिक क्रिया पूछ रहा है कौन से विकल्प में सही है, तो इसमें एक में है वह नहाकर पूजा करेगा। क्या, वह नहाकर पूजा करेगा, इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तीन में अकर्मक क्रिया है, एक शब्द में सकर्मक क्रिया है, उसका चयन करना। ऑप्शन ए है डूबा, ऑप्शन बी है बहा, ऑप्शन सी है गाया, और ऑप्शन डी है बैठा। तो इस हिसाब से अपना क्या होगा, गाया है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। गाया क्या है, सकर्मक क्रिया। सूर्य पूर्व से निकलता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है। सूर्य पूर्व से निकलता है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है। तो ऑप्शन ए है पूर्वकालिक, ऑप्शन बी है सातत्य बोधक, सातत्य बोधक, ऑप्शन सी है नित्यता बोधक, और ऑप्शन सी है आवर्ती मूलक। सूर्य पूर्व से निकलता है, इस वाक्य में होगा आवर्ती मूलक। कौन सा होगा, आवर्ती मूलक। अगला क्वेश्चन है संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। एक वाक्य चुनना है जो संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है उसने पढ़ाई कर ली होगी, ऑप्शन बी है बच्चे स्नान करते होंगे, ऑप्शन सी है वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, और ऑप्शन है डी है शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल पूछ रहा है, तो इसका होगा बच्चे स्नान करते होंगे। ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है।
अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए वह आकर बैठा ही है। ऑप्शन बी है समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। ऑप्शन सी है उसने गाना गाया होगा। और ऑप्शन डी है किसी जगह कथा होती थी। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है तो इसका होगा किसी जगह कथा होती थी। ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? कौन सा शब्द है वो एक है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है खिलौना। ऑप्शन बी है बुलवाना। ऑप्शन सी है जगाना। और ऑप्शन डी है समझाना। तो कौन सा एक है वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो इसमें होगा समझाना है वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। क्या है? समझाना है वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है। अकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है। ऑप्शन ए प्यासे को पानी पिलाओ। ऑप्शन बी है उसने मुझे कहानी सुनाई। ऑप्शन सी है बच्चे खिलौने के लिए रो रहे हैं। ऑप्शन डी है माँ बच्चे को सुलाती है। तो कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो इसका आंसर होगा बच्चे खिलौने के लिए रो रहे हैं। ये क्या है? अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य। क्या है? अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। अगला है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयुक्त है? ऑप्शन ए है वह जा चुका है। ऑप्शन बी है भारत ने मैच जीत लिया होगा। ऑप्शन सी है बच्चा बहुत देर से रो रहा था। और ऑप्शन डी है वह नहाकर पढ़ाई करेगा। तो किसमें एक में पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह नहाकर पढ़ाई करेगा। इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मोहन की अपेक्षा सोन होशियार है। ऑप्शन बी है उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी है मेरे घर उसके घर से छोटा है। ऑप्शन डी है ये बहुत सुंदर चित्र है। तो विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें होगा उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए इसमें क्या है? विशेषण का उत्तम अवस्था में प्रयोग हुआ है। अगला है विशेषण शब्द रहित वाक्य कौन सा है? एक में है विशेषण रहित है। ऑप्शन बी है मैं पिछले वर्ष गांव गया था। ऑप्शन बी है सभा में कम लोग आए थे। ऑप्शन सी है दुकान से कुछ फल खरीद लाओ। और ऑप्शन डी है थोड़ा खाओ और खूब चबाओ। थोड़ा खाओ और खूब चबाओ। तो इसमें किस में है वो विशेषण से रहित पूछ रहा है। तो इसमें विशेषण शब्द से रहित पूछा तो इसका आंसर होगा मैं पिछले वर्ष गांव गया। ये क्या है? विशेषण से रहित है। क्या है? विशेषण से रहित है। अगला है संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए है दैनिक। ऑप्शन बी है आपसी। ऑप्शन सी है टिकाऊ। और ऑप्शन डी है अगला। तो विशेषण से संज्ञा से निर्मित विशेषण है वो क्या है? दैनिक है। क्या है? दैनिक है। अगला क्वेश्चन है अपना क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। इसमें क्या है? क्रिया विशेषण से रहित वाक्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है वह अचानक चले गए। ऑप्शन बी है वह वर्षा सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। ऑप्शन सी है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार होशियार विद्यार्थी है। और ऑप्शन डी है मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। क्रिया विशेषण से रहित है वो क्या है? इसमें वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। क्या है? क्रिया विशेषण से रहित है। इसी हिसाब से ऑप्शन है सी सही रहेगा। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है ममता। ऑप्शन बी है समता। ऑप्शन सी है सुंदरता। ऑप्शन डी है प्राथमिकता। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो ममता है वो क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है।
गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन ए है समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। ऑप्शन बी है हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन सी है ये पुस्तक मेरी है। ऑप्शन डी है बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन होगा बी, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित है। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। 3 सही है, एक गलत है। कौन सा है? ऑप्शन ए है सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी है क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऑप्शन सी है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन डी है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है, तो होगा ऑप्शन ए है सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्या है? ये गलत है। और बाकी तीनों सही है, बाकी तीनों सही है। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से रचित है? किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है? ऑप्शन ए है वार्षिक और निचला। ऑप्शन बी है पीड़ित और दयनीय। ऑप्शन सी है भीतरी और आपसी। और ऑप्शन डी है शिक्षित और कमाऊ। तो इसमें होगा पीड़ित और दयनीय क्या है? विशेषण शब्द है जो संज्ञा से निर्मित है। क्या है? विशेषण शब्द जो संज्ञा से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है भावार्थक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भावार्थक संज्ञा से निर्मित है विशेषण है। ऑप्शन ए है चलता। ऑप्शन बी प्यारा। ऑप्शन सी है रंगीन। और ऑप्शन डी है ऊंचा। तो इसमें क्या होगा? प्यारा शब्द है। प्यारा शब्द है वो क्या है? भावार्थक संज्ञा से निर्मित है विशेषण है। भावार्थक संज्ञा से निर्मित है विशेषण है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में परि परिमाणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए है खेल का मैदान लंबा है। ऑप्शन बी है पंकज अच्छा गायक है। ऑप्शन सी है मैं सफेद कमीज नहीं पहनता हूँ। और ऑप्शन डी है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण पूछ रहा है किस एक वाक्य में है, तो उसमें होगा इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है सुविधा में कमी बनी रहना। ऑप्शन बी है अधिक धन चिंता का कारण होता है। ऑप्शन सी है नींद ना आना। ऑप्शन डी है अमीर और गरीब की तुलना करना। तो कोटी वाला सोवे और छप्पर वाला सोवे इसका होगा अधिक धन क्या होता है? चिंता का कारण बनता है। अधिक धन क्या होता है? चिंता का कारण बनता है। तो इसका ऑप्शन है बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी सही है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है बाधा दूर होना। ऑप्शन सी है प्रतिकूल कार्य। ऑप्शन सी है अनुकूल कार्य। और ऑप्शन डी है विचलित होना। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा प्रतिकूल कार्य। क्या होगा? प्रतिकूल कार्य। निम्न निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कागजी घोड़े दौड़ाने। ऑप्शन बी है कान पर जूं नहीं रेंगना। ऑप्शन सी है एड़ी चोटी एक करना। और ऑप्शन डी है होनार बिरवान के होते चिकने पात। तो लोकोक्ति का चयन करना है, तो इस हिसाब से हो गए होनार बिरवान के होते चिकने पात। ये क्या है? लोकोक्ति। और बाकी तीनों मुहावरे। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ मुहावरे दे रखे है, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे। तो क्या करना है? तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करना न बात को तूल देना। ए के साथ तीसरा। ए के साथ तीसरा। डूबते को तिनके का सहारा। निराश में आशा की झलक। बी के साथ 4। बी के साथ 4। जान पर खेलना साहसिक कार्य करना। सी के साथ 1। सी के साथ 1। घर का ना घाट का कहीं का नहीं रहना। डी के साथ है 2। इस हिसाब से अपना आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी। अगला है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ है।
मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए है हाथ सेकना, ऑप्शन बी है ठंड से बचना, सी है घूस देना और ऑप्शन डी है मारपीट करना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ है घूस देना। क्या है? घूस देना। हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है जल गगरी सलकत जाए, ऑप्शन बी है पत्र को झोंक झोंक नहीं लगती है, ऑप्शन सी है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ऑप्शन डी है सुसुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका होगा पत्र को झोंक नहीं लगती है। पत्र को झोंक नहीं लगती, ये क्या है? इसकी लोकोक्ति का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है जिन खोजा तिन पाइये गहरे पानी पेट लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ है। ऑप्शन ए है संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम के द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है, ऑप्शन बी है पानी में गहरे उतर कर खोजना, ऑप्शन सी है पानी में सांस रोककर अंदर तक पहुंच जाना और ऑप्शन डी है संकल्पशील व्यक्ति पानी में तैर सकता है। तो जिन खोजा तिन पाइये गहरे पानी पेट लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ होगा संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। ऑप्शन ए है अपना सही है। ऑप्शन ए सही है। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। ऑप्शन ए है आम के आम गुठली के दाम, ऑप्शन बी है दोनों हाथों में लड्डू, ऑप्शन सी है दूर के ढोल सुहावने और ऑप्शन डी है मुंह में राम बगल में सुरी। तो भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें करने भाव व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति होगी मुंह में राम और बगल में सुरी। ये क्या है? इसकी निकटतम लोकोक्ति है। अगला है सावन सूखा ना भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है। सावन सूखा ना भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन एक है सदा एक ही दशा में रहना, ऑप्शन बी है अकाल पड़ना, ऑप्शन सी है सदा हरा भरा रहना, ऑप्शन डी है अतिवृष्टि होना। तो सावन सूखो ना भादो हरा, तो इसका होगा सदा एक ही दशा में रहना। क्या? सदा एक ही दशा में रहना। अगला क्वेश्चन है आठ कनौजिए नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। आठ कनौजिए और नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए है नुकसान होना, ऑप्शन बी है उद्देश्य से भटक जाना, ऑप्शन सी है अनमेल मिश्रण और ऑप्शन डी है फूट होना। आठ कनौजिए नौ चूल्हे का आंसर होगा फूट होना। क्या होता है? फूट होना होता है। अपराध किसी का दंड किसी को निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। अपराध किसी का और दंड किसी को निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए खिसियानी बिल्ला बिल्ली खंबा नो से, ऑप्शन बी है पेड़ ना बगान ता रेड़ प्रदान, ऑप्शन सी है खेत खाए गद्दा मार खाए झोला और ऑप्शन डी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अपराध किसी का और दंड किसी को का निकटतम अर्थ यह प्रयुक्त कर रहा है खेत खाए गद्दा और मार खाए झोला। अगला है निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किस लोकोक्ति में दूर के ढोल सुहावने का आशय है? ऑप्शन एक है आदमी जानिए बसे और सोना जानिए कसे, ऑप्शन बी है तीन में ना तेरा में मृदंग बजावे डेरा में, ऑप्शन सी है हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान और ऑप्शन डी है मलियाचल की भीलनी चंदन देत जराए। तो इसमें क्या है? दूर के ढोल सुहावने का आशय होगा आदमी जानिए बसे और सोना जानिए कसे, ये होगा इसका निकटतम आशय। किस क्रमांक में मुहावरे है? ऑप्शन ए है सावधान 22 पंसेरी, ऑप्शन बी है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ऑप्शन सी है जान ना पहचान बड़ी बीबी सलाम और ऑप्शन डी है खोदा पार निकली चुईया। किस क्रमांक में मुहावरा पूछ रहा है? तो इसका होगा सावधान 22 पंसेरी। ये क्या है? मुहावरा है। ये क्या है? मुहावरा और तीनों है वो है लोकोक्ति है। बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं कहावत का अर्थ है।
बिल में हाथों डाल और मैं मंत्र पढ़ूं, इस मुहावरे का सही अर्थ है। कहावत का है, कहावत का सही अर्थ है मंत्र पढ़कर बिल में हाथ डालना चाहिए। ऑप्शन बी है मंत्र पढ़ने से बिल में हाथ देने से सांप नहीं काटता है। ऑप्शन सी है खतरे का काम दूसरे को सौंपना। और ऑप्शन डी है उक्त कोई नहीं। बिल में हाथों डाल मंत्र में पढ़ूं, कहावत का अर्थ होगा खतरे का काम किसी दूसरे को सौंपना। खतरे का काम है दूसरे को सौंपना, ये है ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना। तो ऑप्शन ए है बहुत खुश होना, बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन बी है खुलकर मुस्कुराना। और ऑप्शन सी है दुखी होना। और ऑप्शन डी है बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्कुराना का अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। क्या होना? बहुत प्रसन्न होना। निम्नलिखित में से किस किस में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? तीन में सही नहीं है, एक में सही है, वो उसका चयन करना है। ऑप्शन ए है गाल बजाना, ज्यादा बोलना। ऑप्शन बी है गूलर का फूल होना, कमजोर पड़ना। ऑप्शन सी है पाँव भारी होना यानी गर्भणी होना। ऑप्शन डी है घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत वर्षा होना। तो इसका होगा अपना मुहावरे के सामने सही अर्थ लिखा पूछ रहा है, इसका होगा पाँव भारी होना नहीं गर्भणी होना। पाँव भारी होना नहीं गर्भणी होना। अगला क्वेश्चन है पानी उतरना का क्या अर्थ है? पानी उतरने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है इज्जत करना। बी है इज्जत उतरना। ऑप्शन सी है इज्जत लेना। और ऑप्शन डी है इज्जत जाना। पानी उतरने का अर्थ होगा इज्जत जाना। क्या होगा? इज्जत जाना। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। पानी पानी होना नहीं बहुत लज्जित होना। अछूता होना नहीं बेदाग होना। अंग भरना नहीं गले लगना। इस हिसाब से ए के साथ दो, ए के साथ दो, बी के साथ एक, बी के साथ एक, सी के साथ चार और डी के साथ है तीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही रहेगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है तसल्ली से कोई काम करना। ऑप्शन बी है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ऑप्शन सी है विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। ऑप्शन डी है व्यर्थ की भाग दौड़ करना। तो इसके क्या है? इसका आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है मतलब ये दो निकटतम दे रखे, तो उस हिसाब से क्या होगा? विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ये होगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ये क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ है। अगला है जस दुल्ला तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बी है सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना होता है। और ऑप्शन सी है सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन डी है बेढंगा होना। जस दुल्ला तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ होगा सभी साथी एक जैसे। निधन इक्षण संधि विशेष से बनने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है? निधन इक्षण से संधि विच्छेद के बाद जो संधि बनती है वो कौन सा शब्द है? तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। नि और ईक्षण बनने के बाद निरीक्षण हो जाएगा। इसका ऑप्शन है बी सही है। क्या है? ऑप्शन है बी सही है। अगला है एक तरफ संधि दे रखी है और दूसरी तरफ शब्द दे रखे, तो उनमें कौन सी सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। तो गणेश में होगा गुण संधि, गणेश में गुण। तथापि में होगा दीर्घ संधि। प्रत्येक में होगा यण संधि और सदैव में होगा वर्धी संधि। उस हिसाब से ए के साथ दो, ए के साथ दो, बी के साथ तीन, बी के साथ तीन, सी के साथ चार, सी के साथ चार, डी के साथ एक, डी के साथ एक। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है अपना
नारीश्वर का संधि विच्छेद होगा, नारीश्वर का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें अपना रहेगा नारी धन ईश्वर, क्या है, नारीश्वर का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है नी धन रज नीरज, ये शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है। तो इसमें विसर्ग दे रखा है तो सीधा ही हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला है अयादि संधि किस संधि का एक प्रकार है। अयादि संधि किस संधि का एक प्रकार है। ऑप्शन ए स्वर संधि का, ऑप्शन बी विसर्ग संधि का, ऑप्शन सी यण संधि का और ऑप्शन डी व्यंजन संधि का। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। उस हिसाब से ये किसका है, अयादि स्वर संधि स्वर संधि का भेद है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखा है संधि और संधि विच्छेद, दूसरी तरफ है संधि के प्रकार दे रखे हैं, तो इनको करना है मिलान। अन धन अभाव अन्ना अभाव, ए धन ए बराबर आ, ये होगा दीर्घ संधि। ए के साथ 3 दीर्घ संधि। चंद्र धन उद्य, ए धन उ बराबर ओ, गुण संधि होगा, बी के साथ पहला। अत्यावश्यक अति धन आवश्यक, इसमें होगा यण स्वर संधि, सी के साथ 2। महाध्वन ऐश्वर्य महेश्वरी होगा वर्धी स्वर संधि। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ए के साथ 3, ए के साथ 3, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 2 और डी के साथ 4। तो ऑप्शन है सी रहेगा इसका राइट, सी है राइट है। अगला क्वेश्चन है किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है, तो इसका होगा किम धन चित, किम धन चित है वो इसका सर्वाधिक उपयुक्त है। सूर्य धन उद्य सूर्योदय, ये किस संधि का उदाहरण है। सूर्योधन उद्य सूर्योदय ये किस संधि का उदाहरण है, तो किसका है, गुण स्वर संधि का। किसका है, गुण स्वर संधि का। अगला है मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन इसका होगा मूल्य धन अंकन, ऑप्शन है सी राइट है। अगला क्वेश्चन है जगत धन इस जगदीश शब्द निम्न में से किस संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो इसका रहेगा व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद है। गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद है, तो इसका रहेगा गिरिधन। गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद है, तो इसका रहेगा गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। अगला है ए धन ए बराबर आ, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। ए धन ए बराबर आ, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन डी है गुण संधि। ए धन ए बराबर आ, ये स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है, स्वर संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का संधि विशेष सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही पूछ रहा है। स्वावलंबी सुधन अवलंबी, उत्तरायण उत्तरधन अयन, बृहस्पति व्रत धनपति, विचाराधीन विचार धन अधीन। तो इसमें क्या है, संधि विशेष सही पूछ रहा है, तो क्या होगा, विचार धन अधीन विचाराधीन। ये है क्या, सही है, और बाकी सब अशुद्ध है। गवाक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गवाक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गोधन अक्ष, गवाधन अक्ष, गोधन अक्ष, गाय धन अक्ष। तो गवाक्ष का सही संधि विच्छेद होगा गोधन अक्ष। क्या होगा, गोधन अक्ष। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। ऑप्शन ए प्रबोधनी,
ऑप्शन बी है निरोगी, ऑप्शन सी है अक्षोहिणी और ऑप्शन डी है अपना अफरान। तो किसमें क्या है, अपवाद है, अपवाद है वो अक्षोहिणी है। अक्षोहिणी क्या है, वर्दी संधि का उदाहरण है, लेकिन गुण स्वर संधि के अपवाद में इसे गिना जाता है। अगला है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है पितृधन ऋण, पितृ ऋण होगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। गंगा धन और्मी, गंगोर्मी होगा गुण संधि का उदाहरण। परम धन औस्त, परमोस्त होगा वर्दी संधि का उदाहरण। और मधुधन आल्य, मध्वाल्य होगा यण स्वर संधि का। इस हिसाब से होगा ए के साथ तीन, ए के साथ तीन, बी के साथ दो, बी के साथ दो और सी के साथ एक और डी के साथ चार। ऑप्शन है बी राइट है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। सूची ए के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है अति धन ईव, अति होगा दीर्घ स्वर संधि का। दिग्धन गज, दिग्गज होगा व्यंजन संधि का। निधन चल, निचल होगा विसर्ग संधि का। नरधन ईश, नरेश होगा गुण संधि का। इस हिसाब से ए के साथ दो, ए के साथ दो, बी के साथ एक और बी के साथ एक और सी के साथ चार और डी के साथ तीन। इस हिसाब से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट है। परिधन भ्रमण का सही शब्द कौन सा है? परिधन भ्रमण का सही सही शब्द कौन सा है? तो होगा ये परिभ्रमण। कौन सा होगा? परिभ्रमण। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा तीन सही है, तो केवल है तीन। कौन सा? केवल तीन। अगला क्वेश्चन है अपना सूची ए के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। ए धन ए बराबर आ, ए के साथ दूसरा। ए धन ई बराबर ए गुण स्वर संधि का। ई धन ऊ बराबर यू यण संधि का। ओ धन बराबर ए अयादि संधि का। ए के साथ दो, ए के साथ दो, बी के साथ एक, बी के साथ एक, सी के साथ चार और डी के साथ तीन। इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट रहेगा। क्या? ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है? पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद होगा पित धन अंबर। पीताम्बर। क्या है? ए और ए धन ए बराबर आ। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग नियत है? अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग नियत है? ऑप्शन ए अभि, ऑप्शन बी अभ्यु, ऑप्शन सी है उद्य और ऑप्शन डी है अभ्य। अभ्युदय में है अभिधन उद्य, अभ्युदय में है अभि उपसर्ग। कौन सा है? अभि उपसर्ग। अगला है रह प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द है। रह प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द है। रह से कौन सा होगा? मधुर में रह, मधुर में रह प्रत्यय। अगला है सौंदर्य शब्द में युक्त प्रत्यय है। सौंदर्य में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा है? यह प्रत्यय। कौन सा है? यह प्रत्यय।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए अधखिला, ऑप्शन बी है विद्यमान है, ऑप्शन सी है दर्शनीय और ऑप्शन डी है नयन। तो कौन सा एक है वो उपसर्ग युक्त शब्द है तो पूछ रहा है, तो इसका रहेगा आंसर है ए अधखिला। क्या रहेगा? अधखिला। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन नी प्रत्यय युक्त शब्द है? नी प्रत्यय युक्त शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए है निरोग, ऑप्शन बी है गैर कानूनी, ऑप्शन सी है कतरनी और ऑप्शन डी है सहपत्नी। तो नी प्रत्यय युक्त शब्द पूछा है, तो इसमें होगा कतरनी है वो नी प्रत्यय से युक्त है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में आवट प्रत्यय लगा हुआ है? आवट प्रत्यय किस में लगा हुआ है? लिकआउट में आवट प्रत्यय है, घबराहट में नहीं है। बनावट में आवट प्रत्यय है, गुर्राहट में नहीं है, आहट में नहीं है। तो इस हिसाब से होगा ए और सी। ऑप्शन है केवल ए और सी, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय का उदाहरण है? एक है वो प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन ए फलित, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी उत्थान है और ऑप्शन डी सम्मेलन है। तो कौन सा एक है वो प्रत्यय का उदाहरण है? तो होगा फलित। फलित में क्या है? इत प्रत्यय। फलित में क्या है? इत प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? एक है वो उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, उनका चयन करना है। ऑप्शन ए है सुलभ, ऑप्शन बी है भिक्षुक, ऑप्शन सी है अनजान और ऑप्शन डी है निवास। तो इसमें होगा भिक्षुक क्या है? उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है? इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द कौन है? अंकित है, इत्यादि है, वैदिक है, कदाचित है। इससे है अंकित है वो क्या है? इत प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अगला है फैलाव में प्रत्यय है। ऑप्शन ए वह है, ऑप्शन बी आओ, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी लाव है। तो फैलाव में कौन सा प्रत्यय है? तो होगा आओ। कौन सा होगा? आओ। अगला है सूची ए के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपसर्ग दे रखे हैं। तो होगा प्रत्येक में क्या है? प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक में क्या है? प्रति उपसर्ग है। निरोध में निरोध में होगा नी उपसर्ग है। निर्व्यय में निर है और प्रगति में पर है। इस हिसाब से होगा ए के साथ 4, ए के साथ 4, बी के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 3, सी के साथ 3 और डी के साथ 2, डी के साथ 2। तो इस हिसाब से ए के साथ 4, बी के साथ 1, डी के साथ 3, सी के साथ 3 और डी के साथ 2 है। तो अपना आंसर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? एक है वो ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है। ऑप्शन ए अभाव, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी अपराध और ऑप्शन डी अज्ञान। तो कौन सा एक शब्द है ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो कौन सा है? अपराध है वो क्या है? ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है। दूसरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी है दुस, ऑप्शन सी है दुस और ऑप्शन डी है दूर। तो दुस्साहस में शब्द होगा ऑप्शन बी दुस। अगला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसमें होगा सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग। अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंधेरा में होगा एरा प्रत्यय। कौन सा है? एरा प्रत्यय। अगला है सर्वणीय
शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सवर्णीय शब्द में अन्य प्रत्यय कौन सा है? अन्य प्रत्यय। अगला है 29 शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है उपसर्ग है? तो 29 में होगा उत धन नति। 29 उत उपसर्ग है। क्या है? उत उपसर्ग है। अगला है उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। नहीं पूछ रहा है, उससे कौन सा शब्द नहीं है? उज्जवल है, उदार है, उन्नति है, उबार नहीं है, वो क्या है? उससे निर्मित है, नहीं है। अगला है प्रेक्षण शब्द बना है। प्रेक्षण शब्द बना है, किससे बना है? प्रेक्षण है, प्रधन ईक्षण से प्रेक्षण है बना है। प्रधन ईक्षण से प्रेक्षण बना है। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए है ससुराल, ऑप्शन बी है तिरपाल, ऑप्शन सी है ननियाल और ऑप्शन डी है ददियाल। किस में आल प्रत्यय नहीं है? तो किस में है? तिरपाल में। किस में? तिरपाल में आल प्रत्यय नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से पयोदर का अर्थ है। पयोदर का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो पयोदर का अर्थ है बादल। क्या है? बादल है। निम्नलिखित में से कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है नार, ऑप्शन बी है कूच, ऑप्शन सी है पयोदर और ऑप्शन डी है उरज। उरज कौन सा उरोज का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा है? नार नहीं है। कौन सा? नार नहीं है। उरोज यानी स्तन होता है। उरोज यानी स्तन। निम्नलिखित में आदि शब्द का अर्थ है। आदि शब्द का अर्थ पूछ रहा है। आदि यानी होता है पहला। आदि यानी पहला या प्रथम या शुरू से। अगला है कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें इंद्र है, हरिप्रिया है, भार्गवी है, माँ श्वेत सरस्वती का है, वागीश वर्मा का है। तो इस हिसाब से पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन होगा बी और डी। केवल बी और डी होगा। क्या होगा? बी और डी। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना। चंद्रमा, हिमांशु, हिमकर, राकेश। भूमिका, प्रशिष्ट, निष्कर्ष, प्राक्कल्पना। और मक्खन का मकरंद, आसव, मधु, बामन। और ई में है निगम, निकाय, संगठन, समिति। तो असंगत विकल्प पूछ रहा है। तो भूमिका का, उपमा का, सादृश्य, समानता, तुलना होगा। चंद्रमा का हिमांशु, हिमकर, राकेश होगा। भूमिका का प्रशिष्ट, निष्कर्ष, प्राक प्राकलापना ये नहीं होगा। और मक्खन का मकरंद, आसव, मधुबामन ये नहीं होगा। निगम का निकाय, संगठन, समिति होगा। तो असंगत विकल्प पूछ रहा है तो उस हिसाब से होंगे सी और डी। सी और डी किसमें? ऑप्शन बी। केवल सी और डी ऑप्शन है बी राइट है। अगला है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। दृष्टांतानी होता है नजीर, नमूना, उदाहरण। इस हिसाब से होगा ए के साथ है 3, उल्लू के साथ है उल्लूक, उल्लू उल्लू है नहीं, उल्लू कौशिक 1, का नहीं, 1 7 3, बी के साथ 1, सी के साथ 2, कुत्सित नहीं, अदम। हाँ, दृष्टांत का होगा नजीर, दृष्टांत का नजीर। उल्लू का होगा कौशिक, का होगा
पिसून, और कुत्सित का होगा अधम। इस हिसाब से ऑप्शन है। ऑप्शन डी अपना सही रहेगा क्या? ऑप्शन डी सही है। ए के साथ तीन, दृष्टांत का नजीर, उल्लू के साथ कौशिक, सी के साथ का के साथ पिसून, और डी के साथ है कुत्सित के साथ है अधम। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? मोर का पर्यायवाची नहीं है। सी की, कलापी, के की, तमचूर। तो इसका होगा तमचूर। ये किसका है? कुकुट या मुर्गे का पर्यायवाची। तमचूर किसका है? कुकुट या मुर्गे का पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। सूची एक के साथ सूची दो से मिलान कीजिए। अश्व का होगा घोटक, किरण का होगा अंशु, गंगा का होगा सुरसरिती, और है इंद्र का होगा वासव। तो ए के साथ है तीन, ए के साथ तीन, बी के साथ है एक, सी के साथ दो, और डी के साथ है चार। इस हिसाब से ऑप्शन सी राइट है अपना। अगला है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ये कौन सा शब्द है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? इस एक है कद्रप, बी है मयूख, सी है मनोज, और डी है कुसमेसु। तो इसका कौन सा है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो होगा मयूख। क्या होगा? मयूख। मयूख आने किरण होता है, मयूख आने किरण होता है। प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रगल्भ का निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है विख्यात, ऑप्शन बी है अहंकारी, ऑप्शन सी है अभिमानी, और ऑप्शन डी है दम्भी। तो इसमें क्या है, प्रगल्भ का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? नहीं है, तो होगा विख्यात। नहीं है, बाकी सब है। अगला है, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। इच्छा का होगा अपेक्षा, अनिच्छा, कामना, आकांक्षा। इच्छा का सही विलोम होगा अनिच्छा। कौन सा होगा? अनिच्छा। अगला है, अथ शब्द के लिए निम्न विकल्प में से सही विलोम शब्द है। अथ का होगा, अथ का होगा इति, अथ का इति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? प्राचीन का अवार्चिन, ऑप्शन बी है स्थावर का जंगम, ऑप्शन सी है सम्मुख का अमुक, और ऑप्शन डी है हास का रुदन। तो कौन सा पूछ रहा है विलोम युगम सही नहीं है? तो सम्मुख का क्या होगा? आमुख ना होकर के विमुख होगा। क्या होगा? विमुख। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। किस विकल्प में विलोम युगम नहीं है? एक में है वो विलोम युगम नहीं है। विज्ञ का अज्ञे, आदि का अंत, पठित का लिखित, और हर्ष का विषाद। तो ऑप्शन सी में पठित का लिखित ना होकर क्या होगा? अपठित। अपठित, अपठित होगा। कदाचार का विलोम होगा, कदाचार का होगा सदाचार। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युगम है। हिंसा का प्रतिहिंसा, हास का प्रयास, मान का सम्मान, वादी का प्रतिवादी। तो पूछ रहा है विलोम शब्द युगम है, तो इसका वादी का प्रतिवादी है वो है युगम सही है। मान का अपमान होता, अपमान। हास का रुदन, और हिंसा का अहिंसा।
इस हिसाब से ऑप्शन है डी सही है। प्रकृत का विलोम होगा, प्रकृत का विलोम प्रकृत का विलोम होगा सुकृत है, बहिष्कृत है, अप्रकृत है या अनुदित। तो प्रकृत का विलोम होगा अप्रकृत। अगला है आह्वान शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए अभ्यंतर, ऑप्शन बी है आर्द्र, ऑप्शन सी है विसर्जन और ऑप्शन डी है अंतरित। तो आह्वान का होगा विसर्जन, आह्वान का क्या होगा विसर्जन। किस शब्द में सही विलोम शब्द नहीं है, किस शब्द में सही विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बंधन और मुक्ति, ऑप्शन बी है गौरव और लाघव, ऑप्शन सी है आदि और प्रारंभ और ऑप्शन डी है तिमिर और प्रकाश। कौन सा है विलोम शब्द सही नहीं है, तो आदि का होगा अंत होगा, ना कि प्रारंभ, ना कि प्रारंभ। इस हिसाब से ऑप्शन है सी सही है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग है हुआ है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है कटु और कठोर, ऑप्शन बी है निंदा कोप, ऑप्शन सी है कृतज्ञ और कृतघ्न और ऑप्शन डी है स्थूल और दीर्घ। तो किस में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ, तो कृतज्ञ और कृतघ्न में सही है और बाकी में सब में असुमेलित है। इसका कटु का होगा मधुर और निंदा का होगा स्तुति और स्थूल का होगा सूक्ष्म। अगला है सही विलोम नहीं है, सही विलोम में नहीं है। आह्लाद का विषाद, आह्वान का पलायन, अतुल का तुल्य, अदृश्य का दृश्य। तो इसका क्या होगा, आह्वान का पलायन है ये सही नहीं है, बाकी के सही है। आह्वान का क्या होगा, आह्वान का विसर्जन है, पहले पढ़ाया था आपने। इस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है, इस विकल्प में अशुद्ध विलोम है। आर, ऑप्शन ए आर और जीत है, अग्र और पस है, ठोकर और दुष्कर है, स्या और सफेद है, सापेक्ष और निरपेक्ष है, भ्रांत और निर्बांत है, विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होगा, रित का अनिर्त है। तो इस हिसाब से अपना क्या है, अशुद्ध विलोमता पूछ रहा है तो होगा डी। विज्ञ का क्या होगा, अज्ञ होगा, विज्ञ का विलोम अज्ञ। सही विलोम नहीं है, सही विलोम नहीं है। आविर्भाव का तिरोभाव, एकांत का संकुल, हिंसा का प्रतिहिंसा और भ्रांत का निभ्रांत निर्भ्रांत। तो इसका क्या है, सही विलोम नहीं पूछ रहा तो क्या है, हिंसा का अहिंसा होगा, ना कि प्रतिहिंसा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, किस शब्द में परस्पर है विलोम नहीं है। निष्क्रिय का सक्रिय, ऑप्शन बी है स्थावर का जंगम, सी है अवसाद का विषाद और डी है भ्रांत का निभ्रांत। तो अवसाद का होगा उन्नति होगा, ना कि विषाद। अवसाद और विषाद एक ही शब्द है, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। विलोम शब्द नहीं है। जड़ का चेतन, उत्कर्ष का निष्कर्ष और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष और यश का अपयश। विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है तो होगा उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, ना कि निष्कर्ष। योग का विपरीत आर्तक शब्द है, योग का होगा वियोग। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम है, उत्कर्ष का विलोम होगा
अपक्रस। विरल का विलोम है। विरल का विलोम होगा सघन। विरल का होगा सघन। कौन सा? विलोमता नहीं है, विलोमता नहीं है। लंबा का चौड़ा, वर्णीय को अवर्णीय, आहार का जीत, लभ्य का अलभ्य। तो लंबा का चौड़ा ना होकर के ऊंचा होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? एक में विपरीतार्थक शब्द नहीं है। हल्का और भारी, वियोग, संयोग, हर्ष, विस्मय, ग्रह, त्याज्य। ग्रह का त्याज्य, हर्ष का विस्मय नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है, तो उसका होगा अनित्यवादी। क्या है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, उसे क्या कहते हैं? अनित्यवादी। अगला है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अधितेय का शब्द प्रयुक्त हुआ है? वह स्त्री जिसे अधिकार पूर्वक प्राप्त किया हो। ऑप्शन बी है अधिकार प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वस्तु। ऑप्शन सी है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। ऑप्शन डी है विधायी का द्वारा अधिकृत संपत्ति। तो अधितेय का किसे कहते हैं? पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे अधितेय का कहते हैं, और नीचे की समतल भूमि होते है उसे उपतेय का कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी सही। अगला है, घूमने फिरने वाले साधु के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। ऑप्शन ए है परिवारजक, ऑप्शन बी है यायावर, ऑप्शन सी है घुमकड़, और ऑप्शन डी है घुमंतु। तो घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहा जाता है? परिवारजक कहा जाता है। क्या? परिवारजक। अगला है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द पथ्य प्रयुक्त होता है? राह में चलने वाला हमसफर, पथ में आने वाली बाधाएं। ऑप्शन सी है जो भोजन रोगी के लिए निश्चित है। ऑप्शन डी है जो भोजन रोगी के लिए उचित है। तो पथ्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे क्या कहते हैं? पथ्य। और जो निश्चित है उसे क्या कहते हैं? अपथ्य। अपथ्य होता है रोगी के लिए निश्चित भोजन को अपथ्य कहते हैं। अगला है, सूची ए के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और विष्णु का उपासक वैष्णव। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान। और जो शिव का उपासक है उसे देव। तो उस हिसाब से होगा ए के साथ है दो, ए के साथ दो, बी बी के साथ है, अरे ए के साथ तीन होगा इसमें। ए के साथ है तीन, बी के साथ है चार, और सी के साथ है दो, और डी के साथ है एक। ऑप्शन एक है सही रहेगा, ऑप्शन है ए सही रहेगा। किसी वस्तु का चौथा भाग उसे कहते हैं चतुर्थांश। जिसकी चार भुजाएं हो उसे कहते हैं चतुर्भुज। जिसके चार चार पैर हो उसे कहते हैं चतुष्पद। और मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को कहते हैं चतुर्दशी। तो इस हिसाब से होगा ए के साथ तीन, ए के साथ तीन, बी के साथ चार, बी के साथ चार, सी के साथ है एक, सी के साथ एक, और डी के साथ दो, डी के साथ दो। इस हिसाब से अपना ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या? ऑप्शन डी सही है। जो काल को जीत ले, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, रात्रि व संध्या के बीच की वेला, और जो चिंता से रहित हो। जो काल को जीत ले उसे कहते हैं कालजयी। एक के साथ है चार। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज छोटा। और रात्रि व संध्या के बीच की वेला, गोधूली वेला। और जो चिंता से रहित हो उसे को निश्चिंत। ए के साथ चार, ए के साथ चार, बी के साथ एक, बी के साथ एक, सी के साथ दो, सी के साथ दो,
और डी के साथ है 3, डी के साथ है 3। इस हिसाब से ऑप्शन है बी सही है। अपना क्या है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जहां खाना मुफ्त मिलता है वहां के खंड हेतु निम्न में से सबसे उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। जहां खाना मुफ्त मिलता हो वहां उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए औषधालय, ऑप्शन बी सदावर्त, ऑप्शन सी है अन्नागार और ऑप्शन डी है बुभुक्षा। जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सदावर्त। अगला है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अपरिमेय शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है जो मापा ना जा सके, ऑप्शन बी है जो कभी पूर्ण ना हो सके, ऑप्शन सी है जिसका कोई परिमाप ना हो, ऑप्शन डी है जो कभी परम ना कहा जा सके। अपरिमेय है जो मतलब मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। ऑप्शन ए है कण, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है सूक्ष्माणु और ऑप्शन डी है परमाणु। तो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं और परमाणुओं के मेल से अणु बनता है। परमाणुओं के मेल से अणु बनता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पूछ रहा है। तो इसमें अतिथि नहीं है, ईर्ष्या है, आशीर्वाद है, सामर्थ्य है, स्वस्थ नहीं है। तो इस हिसाब से होगा बी सी डी, बी सी डी, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पूछ रहा है तो इसका होगा विस्मरण। क्या होगा? विस्मरण। अगला है, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है तो इसका होगा अंतर्धान। अंतर्ध्यान अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये होगा कुमुदनी। क्या है? कुमुदनी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें होगा कृपया नहीं है, पर्याय नहीं है, नरक है, सादृश्य नहीं है, कार्यक्रम है। तो इस हिसाब से होगा सी और ई, सी और ई। निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप होगा। आजीविका का शुद्ध रूप होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आजीविका। ये होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है कौन सा है? तो वर्षिक है, प्रणा प्राणायाम नहीं है, ब्रह्म नहीं है, संगीत नहीं है, निष्क्रमण है। ए और ई सही है, ए और ई, ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? उन्नति। ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। निम्नलिखित में से सभी शुद्ध शब्दों की पहचान कीजिए। तो उज्जवल, आशीर्वाद, अंतर्द्वंद्व, सन्यासी और शुभाशीष। इसमें से शुद्ध शब्दों की पहचान करनी है। तो उज्जवल सही नहीं है, आशीर्वाद सही है, अंतर्द्वंद्व सही है, सन्यासी सही है, शुभाशीष गलत है। इस हिसाब से होगा बी सी और डी, बी सी और डी।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनीयुक्त शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनीयुक्त शब्द है सहस्रक सही है, समर्पण सही है, दुर्गमता सही है, पुनर्निर्माण ये अशुद्ध है। कारक एवं विभक्ति की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान करें। कारक व विभक्तियों की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। रजत ने नकुल को डंडे मारे। मैंने घर जाना है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, ये अशुद्ध है। मैंने घर जाना है, ये भी अशुद्ध है। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, ये शुद्ध है। राम ने राक्षसों को बाण से मारा, ये भी शुद्ध है। और माँ देवी कविता की रचना कर रही है, ये भी शुद्ध है। तो इस हिसाब से होगा सी डी ई, सी डी ई, ऑप्शन सी राइट है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहती है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहता है। और हमारे छोटे छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। हमारे छोटे छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। शुद्ध वाक्य पूछा है तो इस हिसाब से ये रहेगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए उनके चाचा को लड़की हुई है। ऑप्शन बी है मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। और ऑप्शन सी है आपका भविष्य है। ऑप्शन डी है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक वाक्य है वो शुद्ध है, तो उसका चयन करना है। शहद मिट्टी थी, शहद मीठा है, शहद मीठी है, शहद मीठे है। तो इसमें होगा शहद मीठा है, ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 4 साल की बच्ची गाड़ी चला सकती है। ऑप्शन बी है घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया। ऑप्शन सी है श्याम ने राधा को बुलाया। और ऑप्शन डी है ऐसे संत पुरुष को भूला नहीं जा सकता है। तो अशुद्ध पूछ रहा है, तो क्या है, घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया, ये क्या है, अशुद्ध है। अगला वाक्य निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। ऑप्शन बी है सुधा ने एक पुस्तक खरीदा। और ऑप्शन सी है राधा ने शाम का भोजन बनाया। और ऑप्शन डी है गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी। तो अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, उस हिसाब से होगा सुधा ने एक पुस्तक है खरीदा, ना होकर खरीदी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शेर को देकर उसके प्राण सूख गए। हम्म, ऑप्शन बी है शेर को देकर उसके प्राण सूख गया। ऑप्शन सी है शेर को दे के से उसके प्राण सूख गया। और ऑप्शन डी है शेर को देकर उसका प्राण सूख गया। तो इसका होगा ऑप्शन ए, शेर को देकर उसके प्राण सूख गए। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। अशुद्ध लिखित वाक्य है। ऑप्शन ए है उसे मृत्युदंड मिला। ऑप्शन बी है मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। ऑप्शन सी है मैंने कविता सुनाया। ऑप्शन डी है मैं जयपुर गया था। तो इसमें अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है, मैंने कविता सुनाया, ये क्या है, अशुद्ध है।
निम्नांकित वाक्यों में क्रिया की कौन सी अशुद्धि है, क्रिया से संबंधित कौन सी अशुद्धि है? तो संध्या नृत्य करता है, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, या अवयव संबंधी अशुद्धि है? तो इसमें क्या है, संध्या है वो स्त्रीलिंग है, उस हिसाब से नृत्य करता ना होकर करती होगा, तो ये होगा लिंग संबंधी अशुद्धि। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है ये तब ये काम जरूर हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। और डी है कल रेलवे के कई कर्मचारियों की पदोन्नति हुई। तो इसमें क्या है, अशुद्ध पूछ रहा, तो ये होगा सूख गया नहीं होकर सूख गए, तो सी ऑप्शन है सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयीय पत्र का प्रकार नहीं है? तीन प्रकार है, एक नहीं है। ऑप्शन ए समीक्षा, ऑप्शन बी अधिसूचना, ऑप्शन सी है परिपत्र, और ऑप्शन डी है अनुस्मारक। कौन सा एक है कार्यालयीय पत्र का प्रकार नहीं है? तो समीक्षा क्या है, कार्यालयीय पत्र का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है अरज शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ऑप्शन बी है ये पत्र अन्य प्रूफ में लिखा जाता है, ऑप्शन सी है औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी है प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इसका क्या है, कौन सा कथन गलत है? तो ये है ये पत्र अन्य पुरुष में ना लिख के उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, और इसकी भाषा क्या होती है, मैत्रीपूर्ण होती है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। अगला है सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है उत्तम पुरुष, और ऑप्शन डी है द्वितीय पुरुष। सभी सरकारी पत्र किस में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष में। किस में? अन्य पुरुष में। अगला क्वेश्चन है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सामान की आपूर्ति करवाना, ऑप्शन बी है निर्माण कार्य करवाना, ऑप्शन सी है सामान की नीलामी, ऑप्शन डी है उकत सभी। तो निविदी सूचना का उद्देश्य होता है वो उकत सभी होता है। क्या होता है? उकत सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कार्यालयीय पत्र का सही भेद नहीं है। ऑप्शन ए है परिपत्र, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है स्मरण पत्र, ऑप्शन डी है आवेदन पत्र। तो इसमें क्या है, कार्यालयीय पत्र का सही भेद नहीं है, तो क्या है, आवेदन पत्र। क्या है? आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन है कार्यालयीय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए पत्र क्रमांक संख्या का, ऑप्शन बी अपनी समस्या का, ऑप्शन सी अधिकारी की कुशलता का समाचार, ऑप्शन डी है अपने स्थान का। कार्यालयीय पत्र में मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? अपने स्थान का किया जाता है। किसका? अपने स्थान का। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र को पत्र का प्रारूप होता है। ऑप्शन ए आवेदन पत्र, ऑप्शन बी परिपत्र, ऑप्शन सी है कार्यालयीय पत्र, और ऑप्शन डी है प्रार्थना पत्र। तो जो किसी भी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्यालयीय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है? कार्यालयीय पत्र में क्या नहीं लिखा जाता? ऑप्शन ए पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता, ऑप्शन बी है स्वनिर्देश और भविष्य, ऑप्शन सी है संदर्भ, और ऑप्शन डी है संबोधन महोदय और मान्यवर। तो इसमें क्या है, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता कार्यालय पत्र में नहीं लिखा जाता है, उसके कार्यालय से संबंधित पता लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? ऑप्शन ए अनुस्मारक, ऑप्शन बी अधिसूचना, ऑप्शन सी आवेदन पत्र, और ऑप्शन डी परिपत्र। तो कौन सा पत्र सरकारी पत्र नहीं है? तो आवेदन पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं है।
अगला क्वेश्चन है अपना, पूर्व में किसी भी व्यक्ति को अधिकारी को भेजे गए पत्र के जवाब ना आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए अनुस्मारक, ऑप्शन बी परिपत्र, ऑप्शन सी विज्ञप्ति और ऑप्शन डी है निविदा। तो उसे कहते हैं अनुस्मारक, रिमाइंडर। क्या कहते हैं? अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन है, सब ऑर्डिनेंट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। सब ऑर्डिनेंट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। ऑप्शन ए अधिशासी है, ऑप्शन बी अधिस्थ, ऑप्शन सी अनुज्ञप्ति और ऑप्शन डी है प्रवर। तो सब ऑर्डिनेंट के लिए अधीनस्थ शब्द प्रयुक्त होता है। क्या है? अधीनस्थ। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रिमाइंडर का, मेमोरेंडम का, सर्कुलर का, ऑर्डर का? तो ज्ञापन के लिए होता है मेमोरेंडम। रिमाइंडर यानी अनुस्मारक होता है, पटवारी में पूछा गया था। और सर्कुलर यानी परिपत्र होता है। और ऑर्डर यानी आदेश होता है। और इसका अर्थ है ज्ञापन। अगला क्वेश्चन है, कंपनसेटरी का हिंदी में प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए अर्जित में, ऑप्शन बी है आकस्मिक, ऑप्शन सी है पूर्ण और ऑप्शन डी है क्षतिपूरक। तो कंपनसेटरी यानी क्षतिपूरक होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्नोलेजमेंट यानी का हिंदी रूपांतरण होता है। अक्नोलेजमेंट यानी होता है, ऑप्शन ए प्रसिद्धि, ऑप्शन बी पावती, ऑप्शन सी विज्ञापित और ऑप्शन डी प्रमाणन। तो अक्नोलेजमेंट यानी पावती होता है। सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। अब्राइज यानी संक्षेपण, अनेक्स यानी संलग्नक और अमेंडमेंट यानी संशोधन और अप्रूवल यानी अनुमोदन। ये तो सब सम्मिलित ही है। निम्नलिखित में से कोरिंजेंडम के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है। कोरिंजेंडम, कोरिंजेंडम मानी होता है अनुबंध, सूचना, शुद्धि पत्र या परिपत्र। तो इसका होता है शुद्धि पत्र। क्या होता है? शुद्धि पत्र। अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है। वैलिड का अर्थ है, ऑप्शन ए है सुयोग्य, ऑप्शन बी अवैध, ऑप्शन सी वृत्ति और ऑप्शन डी है विधिमान्य। वैलिड, वैलिड यानी होता है विधिमान्य। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। तो इसमें है सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, इंडोर्समेंट यानी अनुमोदन, ये हो गया। ट्रांसलिटरेशन यानी लिप्यंतरण हो गया। सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण है, ये भी सम्मिलित है। एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? एजेंडा किस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कार्य सूची, ऑप्शन बी कार्य संपादन, ऑप्शन सी है समर्थन और ऑप्शन डी है कार्य वर्त। एजेंडा किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो एजेंडा होता है कार्य सूची के लिए। क्या? कार्य सूची के लिए। प्रश्न संख्या 3, डेप्यूटेशन के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है। डेप्यूटेशन किसके लिए है? निवर्ति के लिए, प्रतिनियुक्ति के लिए, नियुक्ति के लिए और प्रतिभूति के लिए। डेप्यूटेशन होता है वो प्रतिनियुक्ति के लिए हुआ है। इसी के साथ अपने ये 200 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।